कहाँ हुआ? प्रोड्यूसर हुआ था मेरे भाई, डिमांड हुआ है, आपको गलत फहमी है। लिखो हेडिंग, यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक था यूटिलिटी। हाँ जी, तो यूटिलिटी का मतलब ध्यान है क्या था? जूस या दारू, किसकी यूटिलिटी ज्यादा है? जूस। वेरी गुड। कौन आदमी है जो 5,000 रुपए की जूस की बोतल खरीदता है? एक एक आदमी बता दो, अरबपति आदमी भी नहीं खरीदता। दारू की बोतल 10,000 रुपए की खरीद लेंगे, पैसे जोड़ के खरीद लेंगे। तो भैया सबसे पहली बात, यूटिलिटी का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, एक सेकंड, हाँ, तो यूटिलिटी का मतलब बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब बिल्कुल भी यूजफुलनेस नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब एक रिक्शा वाले के लिए नेसेसिटी क्या है? बच्चों के लिए किताब कॉपी या अपने लिए दारू? रात को दारू पी के जाएगा, घर पे जाकर बच्चों को मारेगा पीटेगा किताब मांगने पर, है ना? तो नेसेसिटी और यूटिलिटी में कोई संबंध नहीं होता है। यूटिलिटी का मतलब नीड नहीं है, यूटिलिटी का मतलब नेसेसिटी नहीं है, यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं है। अगर यूजफुलनेस होती तो दारू किसके लिए यूजफुल हो सकती है? दुनिया में किसी के लिए नहीं। तो आदमी कैसे उसमें 5,000 रुपए बोतल पे खर्च करने को तैयार है भाई, है ना? देसी घी 800 रुपए किलो महंगा, दारू 5,000 रुपए की सस्ती। तो ये तो यूटिलिटी की वजह से ही हो सकता है, यूजफुलनेस की वजह से तो नहीं हो सकता। सही है? तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। और एक बात और, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी थ्योरी लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एमसीक्यू के हिसाब से चलना है। अब यूटिलिटी मेजर किसमें होती है? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? यूटिल्स। हाँ जी, एक बात पूछूं, मुझे एक ग्लास जूस में 500 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला। क्या समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बताओ क्या समझ आया? अब ये अंग्रेजों का तो काम ही है हिंदुस्तानियों की चीजों में खोज पे अपना नाम बदल के अपना चिप्पा लगा देना, चाहे मतलब बने ना बने। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, राम सेतु पे चप्पा लगा दिया एडम ब्रिज। अबे जब अंग्रेज पैदा भी नहीं हुए थे ना, जिन इलाकों में वो तब का बना हुआ है, तो वो कैसे बन गया एडम ब्रिज? तो ऐसे ही हिंदुस्तानियों की खोजों पे वो अपना नाम चिपका देते हैं। तो यूटिलिटी का मेजरमेंट अंग्रेजों ने यूटिल्स तो दे दिया, बट एक्चुअल में बेवकूफी है, कुछ नहीं है। आप बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको यूटिल से? भाई मैं आपसे कह रहा हूं 500 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, कुछ समझ आया? नहीं। पर देखो, अब मैं इसे अपनी भाषा में बोलता हूं, मुझे जूस इतना पसंद है कि मैं उस पर 200 रुपए खर्च करने को तैयार हूं। अब समझ में आया कि जूस की औकात मेरे लिए मैक्सिमम 200 रुपए है। ये यूटिलिटी है मेरे लिए जूस की। यूटिल से क्या समझ में आया? कुछ नहीं। तो आप सरल शब्दों में कहूं तो, इन अदर वर्ड, हम किसी कमोडिटी पर जितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं,
हमारे लिए उस कमोडिटी की उतनी यूटिलिटी है, दैट्स इट। ये सबसे आसान है भाई। मैं 11वीं वालों को अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि आपको राजमा चावल पसंद है, तो 90% बच्चे कहते हैं हाँ पसंद है। तो मैं कहता हूं कितने पसंद है, इसे एग्जाम में लिखना है, लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखें? इतने पसंद है, डायग्राम बनाए। फिर सीधी सी बात है, मुझे इतने पसंद है कि मैं 200 रुपए खर्च कर सकता हूं, दैट्स इट। यानी कि 200 रुपए से ऊपर मिलेगा तो नहीं खरीदूंगा, 200 से सस्ता मिलेगा तो खरीदूंगा। क्या हर चीज की यूटिलिटी मेरे लिए बराबर है? नहीं। जिस पे 10 रुपए खर्च करने को तैयार हूं, मेरे लिए उसकी यूटिलिटी 10 रुपए। जिस पे 100 रुपए खर्च करने को तैयार हूं, मेरे लिए उसकी यूटिलिटी 200 रुपए। यूटिलिटी का जितना लिखा है बस इतना ही बोला एक बार। अब तो समझा ही रहा हूं ना। अब सुनो, अब यूटिलिटी भी समय के साथ, रिसोर्सेज के साथ बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जेब में 200 रुपए हैं और मैं किसी ढाबे पे खाना खा रहा हूं, तो भाई मैं बड़ा रेट लिस्ट देख के खाऊंगा कि मेरे 200 रुपए के अंदर खाना आ जाए, ठीक है। तो उस केस में मैं दिमाग में सोच के बैठा हूंगा कि सब्जी मैक्सिमम 50 रुपए वाली लेनी है, रोटी मैक्सिमम जो 10 रुपए के अंदर आ जाए वो लेनी है। इस तरीके से सोच के बैठा हूं। इतने में मुझे कहीं से फोन आए कि जी मेरी लॉटरी लगी है और फोन में पैसे आ जाए 10 लाख रुपए, तो क्या अभी भी मैं सब्जी के ऊपर 50 ही रुपए खर्च करने को तैयार हूंगा? तो रिसोर्स बदलने पे यूटिलिटी बदल जाती है। कह सकता हूं मनी इनकम बदलने पे यूटिलिटी बदल जाती है। दूसरा, भाई अगर मैं गाजियाबाद में आपसे बोलूं एक भुट्टा 100 रुपए, कितने लोग गाजियाबाद में 100 रुपए का भुट्टा खरीद लेंगे? कोई भी नहीं खरीदेगा। जब पहाड़ों पे जाते हो तो 100 का ही मिलता है ना, खरीदते हैं लोग। तो प्लेस के साथ यूटिलिटी बदलती है नहीं बदलती? अब सेम, मैं साल के पहले दिन बोल दूं बच्चों से भाई अब 1 महीने के 5,000 रुपए लूंगा, कोई नहीं देने को तैयार। आखिरी महीने में बोलूं दे देंगे। तो समय के साथ भी यूटिलिटी बदलती है, ठीक है। इमरजेंसी में यूटिलिटी बदल सकती है। तो यूटिलिटी हमेशा एक समान नहीं रहती, इसलिए हमें कुछ एजम्पशन माननी पड़ती है कि भाई जब हम कभी भी कोई स्टडी करें तो पहली एजम्पशन क्या है? कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है ना भाई। इस एजम्पशन को साथ फॉलो करना जरूरी होता है। अब यूटिलिटी मतलब किसी कमोडिटी पे जितना पैसा खर्च करने को तैयार हूं, सही है। मैं जनरल बात कर रहा हूं अभी। लेट से एक कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए है, यूनिट लिख दी मैंने 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये तो ध्यान होगा कि जो यूटिलिटी है वो हर एडिशनल यूनिट पे कम हो जाती है। चलो ये टेबल बाद में बनाता हूं, पहले मैं और चीजें लिख दूं। अब एक होता है बेटा MU, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या समझते हैं आप मार्जिनल यूटिलिटी से? एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम ईच वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा सेठ जी ध्यान है, पहली रोटी कितना सेटिस्फेक्शन देती है? ज्यादा। दूसरी, तीसरी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जर्नल केसेस में, इन जर्नल केस क्या करती है? ऑलवेज रिड्यूस करती है। इट कैन बी 0 और नेगेटिव। पता है ये बात हमें? तो अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसे जाता है। कोई डाउट है इसमें? हाँ, 5 पूरी खा दी तूने, 5 रोटी, पापा आ गए पीछे से लठ लेके, खानी पड़ेगी 5 और। अब वो 6ठी और 7वीं पूरी पेट में आराम नहीं देंगी बेटा, वो दूसरी दिक्कतें पैदा करेंगी। और 8वीं में तो आंखों से आंसू आ रहे होंगे।
तो यूटिलिटी जीरो भी होती है और नेगेटिव में भी जाती है। जिम की यूटिलिटी है तुम्हारे लिए 25 की जगह 250 का सेट मारना पड़ जाए तो, हाँ भाई, फिर ठीक है। एक दारूबाज के लिए दारू की यूटिलिटी है 5 की जगह 50 पैक पिला दो तो हॉस्पिटल में एडमिट। तो भैया यूटिलिटी हर यूनिट बढ़ने के साथ साथ कम भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी जाती है। अब वो हर चीज के साथ है, पढ़ाई के साथ भी है। पहला 1 घंटा जब आप पढ़ते हो फ्रेश माइंड से तो ज्यादा आपकी क्रैक पावर होती है, ज्यादा समझ सीखते हो। उसके बाद के 2 घंटे में थोड़ा कम, और 8-9 घंटे बाद किताब कितनी पढ़ लो, अब बुद्धि में जाता कुछ नहीं है। अब वो बस कान तक जा रहा है, कान से बाहर जा रहा है, माइंड में नहीं पहुंच रहा। हर चीज की एक बेटा लिमिट होती है, लिमिट से ऊपर उसकी यूटिलिटी कम होती है, ठीक है ना। अब एक होती है टीयू, टोटल यूटिलिटी। अभी आऊंगा वापस उस वाले ग्राफ पे जो मैं फीचर टेबल पे बता रहा था। इसका मतलब क्या है? सम टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम consumption of all the unit TU क्या होता है? समेशन ऑफ MU होता है। MU इन जनरल केस ऑलवेज रिड्यूस, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है जी। अब एक डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा, रिलेशन बता रहा हूं मैं मार्जिनल और टोटल का, मतलब पूरी इकोनॉमिक के लिए। जब मार्जिनल फॉल करता है पर पॉजिटिव होता है तो टोटल क्या करता है बेटा? राइज करता है। जब मार्जिनल बढ़ता है तो भी टोटल क्या करता है? राइज करता है। जब मार्जिनल जीरो होता है तो टोटल मैक्सिमम होता है। जब मार्जिनल नेगेटिव हो जाता है तो टोटल रिड्यूस करने लगता है। अब यहां पे दोनों में मैंने राइज लिखा, दोनों में राइज लिखा इन दो केसेस में। ध्यान से, यहां पे मार्जिनल बढ़ रहा है घट रहा है? पहले केस में देखो मार्जिनल गोला बनाया जो मैंने, कम हो रहा है तो राइज करता है डिमिनिशिंग रेट पे। ये पूरी इकोनॉमिक में कहीं भी मार्जिनल टोटल का रिलेशन हो, वो हर चैप्टर के लिए है बात। यहां भी मार्जिनल राइज कर रहा है। अब बताओ मार्जिनल बढ़ रहा है घट रहा है? तो यहां पे टोटल राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप जितने चाहे रिलेशनशिप बना लो पूरी इकोनॉमिक में, पूरी माइक्रो में बेटा। तो अब मैं फिलहाल बात करता हूं रिलेशनशिप किस किस का? टीयू एंड एमयू का। लिखकर काटा है एमयू एंड टीयू का। क्यों लिखकर काटा नमित? कितनी बार मैंने बताया, कभी भी टोटल से मार्जिनल नहीं बताना, मार्जिनल से टोटल बताना है। यही बताया ना मैंने हमेशा, मार्जिनल से एवरेज बताना है, एवरेज से मार्जिनल नहीं बताना। तो एक सिंगल छोटा सा डायग्राम और आंसर आपके सामने, याद भी नहीं करना रिलेशन। ये है एमयू। डिक्लाइन, ये है टोटल। बताओ क्या रिलेशन दिख रहा है? क्या रिलेशन दिख रहा है मार्जिनल और टोटल में? जब मार्जिनल गिर रहा है बट पॉजिटिव है, तो जब एमयू फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है तो टीयू क्या कर रहा है? टीयू इंक्रीज कर रहा है किस रेट पे? डिमिनिशिंग। ये पूरी इकोनॉमिक में है रिलेशन, कहीं भी भूल जाओ तो। जब एमयू जीरो है तो टीयू क्या है? मैक्सिमम है। यार भैया पता नहीं, मैं सर से रोज कह तो रहा हूं। एक सेकंड रुको, 1 मिनट रुको। अब जो है ना, वैसे तो मैं पहले तो वो पढ़ा रहा हूं,
उसके बाद ही बात करूंगा। एक क्या हो गया ये? देखो ये ग्राफ में गिर सकती है, पता नहीं कब रिलीज करेंगे सारी, यहाँ से रिलीज करना शुरू करेंगे। ये रखती है ना दो के साथ डाल लेना। अब मैं सोच रहा हूँ 2 किलो बजाय एक सुबह शाम यही शेड्यूल करता हूँ। अब पढ़ा लूं। अब तो जब MU बिकम नेगेटिव तो TU क्या कर रहा है? आंसर आ गया? आया नहीं आया? बस आया ना बोलो, नहीं आया तो कहां जाओ। 2 मिनट रुको, लिखो बेटा इसे। क्या MU इंक्रीज तो करेगी बेटा, मैंने ये बताया कि पूरी इकोनॉमी को वही भी कोई भी मार्जिनल कोई भी टोटल, ये रिलेशन फिक्स, ये रिलेशन फिक्स। मैंने कहा MU नहीं, मैंने मार्जिनल टोटल की बात करी। किसकी बात की थी मैंने? इसलिए भी मार्जिनल टोटल है। ये बात सुन लो अंकल, जरा 2 मिनट में देखो बोलो। ये चीज का सॉल्व करने को अभी 2 पाँच तुरंत चालू है ना, और मैथ चालू होगी और जब नहीं यहाँ पे कोई बच्चे नहीं मैथ पढ़ने को ऐसा बोले करवा दो। अभी अकाउंट जो है बात करेंगे। क्या होना हो जाएगा दोनों टीचिंग इसमें जो पढ़ते हैं जैसे मैं आपसे और आप उसके लिए 15,000 यहाँ भी यहाँ महीने के 15,000 एक लाख होता तो है, पर इसका फायदा होता है और होती है कुछ लोगों में क्या मार्केटिंग करना ये नहीं है। यहाँ आज की 3,000 की कोचिंग की फीस क्या है? रोज पढ़ता था 1500 पढ़ता है, इससे पता नहीं यहाँ डबल शो मिले उसके उसकी गली में छोटा उसकी क्या रहता है? नहीं आप पढ़ाते फिर उसके है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा मेरी एक बात सुनो ध्यान से। अब अगला टॉपिक है मेरा, जैसे इसी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले मैं इसका मतलब बताता हूं है क्या इसका मतलब। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या मतलब है इसका बताओ। इक्विलिब्रियम मींस का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मींस पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम मींस पोजीशन ऑफ रेस्ट। एट व्हाट लेवल कंज्यूमर सबसे ज्यादा सैटिस्फाइड होता है? ये गलत है। अभी मैं प्रूव करके देने वाला हूं, 5 मिनट में मैं प्रूव करके देने वाला हूं कि जो आपने बोला ये गलत है। 5 मिनट में प्रूव कर रहा हूं ये मैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस ए सिचुएशन
where consumer spend his given income in such manner so that he can get मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब आप कहोगे मैंने आपकी लाइन ही बोल दी मैक्सिमम विद हिज गिवन इनकम। नहीं बेटा, इन दोनों लाइनों में फर्क है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ बस, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की परिभाषा बताओ। अभी आप पे कौन सी गाड़ी है? ब्रेजा। अगर ब्रेजा की जगह हो क्या कहते हैं भाई तुम्हारी फॉर्च्यूनर, तो वो ज्यादा अच्छी नहीं है, पर जब फॉर्च्यूनर होगी ना तो फॉर्च्यूनर से ज्यादा अच्छी लगेगी पोर्शे, ठीक है। फिर पोर्शे होगी तो उससे ज्यादा अच्छी लगेगी फरारी, फरारी होगी तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा पर्सनल हेलीकॉप्टर। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बता दो कंज्यूमर को कब मिलेगा, कहां मिलेगा? कभी मिल सकता है। तो आपने कैसे कह दिया मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपनी औकात में रहकर, मेरी औकात अगर महीने की 2 लाख की है तो मैं अपनी 2 लाख की इनकम इस तरीके से स्पेंड करता हूं कि जो उसमें मुझे मैक्सिमम मिल सके मैं वो ले पा रहा हूं उसके अंदर रहकर। सही है। अगर आप केवल कहते हो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो ये गलत है, और मैं अभी आपको प्रूव भी करने वाला हूं कैसे। अब देखो एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा। एक तरफ मैं लिखता हूं यूनिट 1 2 3 4 5 6 7। एक तरफ मैं लिखता हूं यूटिलिटी। यूटिलिटी यूटिल्स में लिख रहा हूं मैं। किस में लिख रहा हूं? यूटिल्स में। 100 50 30 20 10 5 0 -10। जी कर लेगा? चल ठीक है, ठीक है भाई, इसने कर के तो दिखाते हैं यूटिलिटी यूटिल्स में। फिर एक तरफ मैं लिखता हूं ये है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। एक तरफ मैं लिखता हूं प्राइस 10 रुपए। प्राइस तो 10 ही रुपए है ना। दुकानदार ये सोच के कोई ना बेचता है कि मेरे लिए यूटिलिटी क्या है। दुकानदार तो अपना जो प्राइस है उस पर हमें माल बेच रहा है, ये रुपीज में। आप मुझे बता सकते हो एक कंज्यूमर कहां तक माल खरीदेगा? क्या पहली यूनिट खरीदेगा कंज्यूमर? नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी, शायद पांचवी, 7 तक खरीदेगा जब तक अब्यूज 0 होती है। ये गलत है। अब सुनो, मैंने ये जो जगह छोड़ी है ना, तूने शायद लगा दिया ना। अब सुनो, यहां पर सबसे पहले MU जो है ना, अगर कंपेयर करना है तो पहले इन रुपीज कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, उसके बाद ही तो मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। यूटिल और रुपीज को मैं कंपेयर कैसे करूं? और MU इन टर्म ऑफ रुपीज कैसे निकलता है? जो आपको MU दे रखा है इन टर्म ऑफ यूटिल, उसे डिवाइड करो MU ऑफ ₹1 से। और ये MU ऑफ ₹1 हमारी किताब में लिखा था 2 होता है, वो गलत था। 2 एज्यूम किया जा सकता है, होता नहीं है। हर इंसान के लिए पैसे की वैल्यू अलग है। एक एग्जांपल देता हूं, 1000 रुपए अंबानी जी के गिर जाएं तो उनपे इतना समय नहीं है वो झुक के भी देखें, उतनी देर में वो कई हजार का नुकसान कर देंगे, है ना। शाहरुख खान के 1000 रुपए गिर जाए, शायद हाथ मारे, अरे नहीं है छोड़, कौन देख रहा है भैया। मेरे 1000 गिर जाए तो मैं 5 7 10 15 मिनट ढूंढूंगा कहां गए। किसी भिखारी के गिर जाए तो महीना भर उसे ढूंढने में लगा देगा, कहीं रखे थे, रोएगा। हर इंसान के लिए बेटा उस मनी की वैल्यू क्या है? डिफर है। तो सबके लिए MU ऑफ ₹1 2 यूटिल हो, ये सही नहीं है। एज्यूम कर सकता हूं मैं कि ₹1 की यूटिलिटी 2 यूटिल्स है, ये एज्यूम्ड है। एज्यूम मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने मान लिया ₹1 की यूटिलिटी 2 है, MU ऑफ ₹1 कितनी है? 2 है। तो अब सुनो, 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रुपीज में मार्जिनल यूटिलिटी 50, रुपीज में
25, रुपीज में 15, रुपीज में 10, रुपीज में 5, रुपीज में 2.5, रुपीज में 0, रुपीज में -5। अब बताओ कंज्यूमर उसे परचेज करेगा या नहीं? अब सुनो, पहली यूनिट के लिए कंज्यूमर कितना पैसा खर्च करने को तैयार है? 50 रुपए। यूटिलिटी का मतलब कितना पैसा खर्च करने को तैयार हूं। बिल कितने मेरी है? खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा? भाई जो चीज मेरे लिए 50 रुपए की औकात रखती है वो मुझे केवल 10 रुपए में मिल रही है, तो मैं खरीदूंगा नहीं? खरीदूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर क्या है? यहां पे मुझे कंज्यूमर सरप्लस है। कितने का? 40 का। जो चीज पे मैं 25 रुपए खर्च करने को तैयार हूं 10 में मिल रही है, खरीदूंगा? हाँ या ना? क्यों? कंज्यूमर सरप्लस है मेरे लिए कितने का? 15। जो चीज पे मैं 15 रुपए खर्च करने को तैयार हूं 10 में मिल रही है, खरीदूंगा? क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस है कितना? 5। जिस चीज पे 10 खर्च करने को तैयार हूं खरीदूंगा? खरीदूंगा। जितना भाई मैं 10 की सोच के गया था 10 की मिल रही है, तो क्यों नहीं खरीदूंगा? तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है? जिस पे 5 खर्च करने को तैयार हूं 10 की मिल रही है, खरीदूंगा? नहीं, क्योंकि यहां पे मुझे कंज्यूमर सरप्लस की जगह लॉस है -5। नहीं, लॉस है कितने का? 7.5। नहीं, लॉस है कितने का? 10 का। नहीं, लॉस है कितने का? 15 का। तो एक कंज्यूमर कहां तक कोई कमोडिटी खरीद रहा है? जहां पर उसका कंज्यूमर सरप्लस 0 तक है। कितना है? 0 है। ठीक है। अब टीयू की बात करते हैं, टोटल यूटिलिटी की। भाई पहली यूनिट तक कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? MU इन टर्म ऑफ यूटिल डिवाइड बाई MU ऑफ ₹1 इन यूटिल। हाँ, वो हमने 2 यूटिल अज्यूम करा है ना बेटा, बोला तो था मैंने। 2 यूटिल अज्यूम करा है ना, तो 100 डिवाइड बाई 2 ऐसे 50 आया। हाँ हाँ। अब तो टीयू 2 यूनिट पे कितनी है मेरी? 75। 50 प्लस 25, 3 यूनिट पे 90, 4 पे 100, 5 पे 105, 6 पे 107.5, 7 पे 107.5 और 8 पे 97.5। अब बताओ भैया टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कहां मिल रही है उसे? 7 पे, पर वो रुक कहां गया? 4 पे। अब आप बताओ, जो भी लोग ये बोलते हैं कि भैया कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहां पे लेगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, तो वो सही बोलते हैं? वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपनी औकात में लेके जहां रहेगा वो है कंज्यूमर सरप्लस, ना कि केवल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं आप? तो कंज्यूमर विल अटेन कंज्यूमर सरप्लस लेवल और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल, सॉरी, एट ए पॉइंट वेयर TU is maximum, at a point which is low या below TU maximum, at a point above TU maximum। बताओ कहां? चलो ये डायग्राम था ऊपर, कहां गया डायग्राम? कहां गया ये रहा। सुनो भाई, मैंने एक डायग्राम बनाया था ये, तो बताओ कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहां होगा? इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे? गलत, इससे थोड़ा सा पहले। भैया देखो ना, TU मैक्सिमम तो 7th यूनिट पे, पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अटेन हुआ है उसे 4th यूनिट पे, उससे पहले। ठीक है, बात क्लियर? लिख लो, जब ये बता देना मैं आगे लिखवा दूंगा मेरे को जो लिखवाना है। फिर कैसे लेट हो गए सेठ जी ज्यादा?
बढ़ सकता हूं आगे? चलिए तो जरा आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ज्यादा समय फालतू की थ्योरी में मेरे को खराब करना नहीं है, जितना मिनिमम हो सके उतना लिखवाना है बिना किसी नुकसान के। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो यहां पर बेटा दो अप्रोच है। पहली ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच। इसे हम यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। दूसरी ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच को हम आईसी कर्व अप्रोच भी कहते हैं। इसे हम हिक्सन अप्रोच भी कहते हैं। हिक्सन अप्रोच क्यों? क्योंकि इसको देने वाले का नाम जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया उसका नाम है जे.आर. हिक्सन, प्रोफेसर जे.आर. हिक्सन। अब कार्डिनल और ऑर्डिनल। देखो कार्डिनल अप्रोच में दो सिचुएशन है। पहली, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, अगर कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी यूज करता है तो उसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर सीधी सीधी आसान सी सिचुएशन है। कमोडिटी की एमयू इन टर्म ऑफ मनी किसके बराबर होनी चाहिए? प्राइस ऑफ कमोडिटी के बराबर होनी चाहिए। ध्यान से देखोगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहां है बेटा, जरा देख के बताना। जहां वहां पर एमयू रुपीज में कितना है और प्राइस क्या है? तो एमयू इन टर्म ऑफ मनी किसके बराबर है? प्राइस। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब होता है कंज्यूमर सरप्लस क्या है हमारा? जीरो। कंज्यूमर सरप्लस क्या है हमारा? जीरो। और इसी कंडीशन को कैसे लिख सकता हूं मैं? ये एमयू इन टर्म ऑफ मनी मैंने कैसे निकाला? एमयू इन यूटिल्स, इसे डिवाइड किया था मैंने किससे? एमयू ऑफ ₹1 इन यूटिल से, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये था इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब अगर मैं बात करता हूं इन केस ऑफ डबल कमोडिटी की, तो इसे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। इन केस ऑफ टू कमोडिटी, सोनाक्ष 11वीं का ही एग्जाम्पल है, बच्चों को दे रखा है, इन्हें तो याद होगा। तेरे कितने दोस्त है बेटा? दो। सबसे सबसे मेन दोस्त, तीनों बराबर है तेरे लिए, पक्की बात। बताओ कौन सबसे ज्यादा, कौन है जिसके लिए बाकी दो को छोड़ देगा? है? हाँ, दोस्त की पूछ रहा हूं, दोस्तानी की नहीं। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो दो हैं वो
नहीं, अच्छे दोस्त है, उनमें कुछ ऊंच नीच है कि कोई ज्यादा कोई कम, या दोनों को बराबर है? पक्का बराबर है। ठीक है, ये 12th में मैंने बच्चों को 11th में एग्जाम्पल दिया था, याद आ जाए तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं। अगर उन दोनों में लड़ाई हो जाए और तेरे सामने ऑप्शन रख दे, हम दोनों में से एक चुन, किसे चुनेगा? दोनों को छोड़ देगा, एक को नहीं चुन पाएगा, या तो दोनों या कोई नहीं। बस यही है इन केस ऑफ टू कमोडिटी, यही है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ठीक है, मतलब ये तो बेसिकली ये हो गया ना, हाँ भाई, जब तक तू एक को चुन पा रहा चुन लेगा। जहां तेरे सामने दोनों की यूटिलिटी बराबर हो गई और तेरे को एक ही चुनना है, तो तू दोनों में से कोई नहीं चुन पाएगा, तो तू छोड़ देगा, है ना? तो यही है, जैसे अगर एक कंज्यूमर दो गुड्स खरीदता है और जहां पर उन दोनों गुड्स की यूटिलिटी एमयू ऑफ गुड एक्स बराबर हो जाए किसके? एमयू ऑफ गुड वाई के, तो बस वहीं पर वो रुक जाएगा। कब? इफ प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी आर सेम। दूसरी तरफ अगर दोनों कमोडिटी के प्राइस अलग हैं, इफ प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी आर डिफर, तो उस केस में भैया एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर हो जाए किसके? एम यू वाई अपॉन पी वाई के। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं, रेशो ऑफ प्राइस इज इक्वल टू एम आर ई, मार्जिनल रिटर्न ऑफ एफिशिएंसी, मार्जिनल रेट ऑफ एफिशिएंसी भी कह देते हैं कुछ लोग। क्लियर है? तो ये कंडीशन है। अब रही बात ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच कल पढ़ाई जाएगी, उससे पहले मुझे आज क्या पढ़ाना है? आईसी कर्व। आईसी कर्व के बाद कल पहले पढ़ाऊंगा बजट लाइन, उसके बाद मैं किस पे पहुंचूंगा? ऑर्डिनल अप्रोच पे। कल हमारे ये यूनिट खत्म, फिर मैं अगले 2 दिन 3 दिन कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा इको में, मैं केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, 150 200 250 अब तक जो पढ़ाया उनके। मार्जिनल रेट ऑफ एफिशिएंसी, पानी की बोतल देना जरा, पानी रखा हुआ है बेटा, पानी। करें आगे अब? ठीक है,
अब जो इसमें हमें अगला टॉपिक पढ़ना है वो ऑर्डिनल अप्रोच की वहां पर शुरुआत हो रही है बेटा। एक घंटा तो हो गया। बस इसमें मुझे एक टॉपिक पढ़ा दो आज, उसके बाद मैं अकाउंट पे ही आ रहा हूं। तो ऑर्डिनल अप्रोच में जब हम पढ़ेंगे तो हम कुछ एजम्पशन को फॉलो करते हुए चलते हैं। पहली एजम्पशन क्या होती है बेटा? पहली एजम्पशन होती है कंज्यूमर्स इनकम इज कांस्टेंट या गिवन। दूसरी एजम्पशन क्या होती है? कंज्यूमर ऑलवेज कंज्यूम टू कमोडिटी। आपको जैसे करना होगा तो। नहीं, इसमें मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन का लिखवाऊंगा, उससे पहले मुझे कुछ चीजें सिखानी है इसमें। तीसरा, कंज्यूमर प्रेफरेंस इज मोनोटोनिक। मतलब क्या होता है इसका? कंज्यूमर हमेशा लालची होता है। लालची मतलब मैं आपके सामने दो कॉम्बिनेशन रखता हूं, भाई आपको ऑप्शन दे दूंगा, जो चाहे आप उठा लो। एक थाली में 4 पूरी और 1 कटोरी सब्जी, एक थाली में 3 पूरी और 1 कटोरी सब्जी, और मैं कहता हूं जो मन करे उठा के ले जाओ घर। कौन सी लेके जाएगा जनरली कंज्यूमर? चाहे जरूरत है या नहीं है। यानी कि जहां उसे ज्यादा यूनिट मिलती हैं किसी कॉमोडिटी की, भाई बिना कुछ सेक्रीफाइस किए, तो कंज्यूमर हमेशा ऐसी कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है। इसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं इसी को? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब करा लो नहीं, तो ये कुछ हमारी एजम्पशंस हैं जिन्हें फॉलो करते हुए ही चलना है, इनके बिना हम ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें बस मैं एक टॉपिक आज कवर करा रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व। सुनाए नाम कभी? आईसी कर्व क्या होता है बेटा, ये बताओ। देखो, एक तरफ है गुड एक्स और एक तरफ है गुड वाई। ये हमारा आईसी कर्व है। आईसी कर्व क्या करता है? दो गुड्स के अलग अलग वो कॉम्बिनेशन बताता है जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दे। क्या दे? सेम सेटिस्फेक्शन दे। तो हम कह सकते हैं इट इज ए ग्राफिकल representation which show all those combination of two commodity which provide same level of satisfaction. Which provide same level of satisfaction. अब आगे बढ़ते हैं जरा, इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी। मैं बहुत लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, बस काम काम की लाइन लिखवा रहा हूं। लिख लो, लिख लो भैया, मैं तो रुका हुआ हूं, देख तो सही बोर्ड पे। बच्चे ही गायब रहते हैं आधे समय तो यार। बोलू प्रॉपर्टी अभी भी नहीं? बोल दो। पहली,
जी भाई साहब, ये आईसी कर्व है, तो इसका स्लोप आपको कैसा दिख रहा है? इट्स स्लोप इज डाउनवर्ड टू राइट। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है स्लोप का मतलब इसका। वाई? क्यों? एक आदमी रोटी और चावल, दो कमोडिटी यूज करता है, तो अगर वो चावल की क्वांटिटी बढ़ाता है तो क्या वो रोटी उतनी ही कंज्यूम करेगा या उसका कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? बिकॉज when consumer increase increase consumption of, ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं, 1 more unit of good acts he has to sacrifice some unit of good y। इसी को हम कहते हैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बेटा, सही कह रहा हूं गलत? अब एक चीज नोटिस की, गेन कितनी यूनिट का हो रहा है? 1। और सैक्रिफाइस कितनी यूनिट का हो रहा है? सम। तो गेन फिक्स है, कितना होगा? सैक्रिफाइस फिक्स नहीं है, कितना होगा? नोटिस किया ये? सेकंड प्रॉपर्टी, ये आईसी कर्व है, इट्स शेप इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इट्स शेप इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है गलत है बताओ? सही है। अब क्यों? वाई? बताएं, सुनिए, ध्यान से देखो। एक यूनिट, फिर एक यूनिट, फिर एक यूनिट, हर बार गेन कितने यूनिट का हो रहा है? और सैक्रिफाइस हर बार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। नहीं दिख रहा है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमओसी या एमआरएस भी, मार्जिनल रेट ऑफ, एमआरएस भी लिख देते हैं कुछ लोग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी लिख देते हैं। सही है, ये एमसीक्यू बनता है। तो इससे हमें एक लाइन पता लगती है, पता है क्या? एमओसी इज शेप ऑफ आईसी कर्व या स्लोप ऑफ आईसी कर्व। ये 1 मार्कर क्वेश्चन मिल सकता है। एमओसी तय करती है आईसी कर्व का स्लोप कितना गहरा होगा। ठीक है, एमओसी तय करेगी आईसी कर्व का स्लोप कितना गहरा होगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है आज का। अच्छा एक बात बताओ, ये दो आईसी कर्व है, आपको क्या लगता है कहां सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, कहां कम? ऊपर वाले में ज्यादा मिलेगा, नीचे वाले में कम। तो हायर आईसी कर्व प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, वाई? बिकॉज हायर आईसी कर्व represent more unit of at least one commodity। और अभी अभी हमने पढ़ा था कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर लालची होता है, वो उसको ज्यादा प्रेफर करता है जहां पे उसे ज्यादा यूनिट मिले, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। फोर्थ, रुक गए ले रुक गए, बता दियो, बस 2 बची, 5 है, 3 हो गई, 2 बची है।
सुनिए, करा दूं? सुनिए, ये दो आईसी कर्व है, क्या आईसी कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं? टू आईसी कर्व कैन इंटरसेक्ट, है ना? गलत, नेवर इंटरसेक्ट। अब वाई, क्यों नहीं कर सकते? अभी अभी हमने पढ़ा हायर आईसी कर्व क्या देता है? ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। अभी तो एक पॉइंट पे 10 और 12 दोनों कैसे मिल जाएगा, और बाद में नीचे वाले पे 12 ऊपर वाले पे 10 कैसे मिल जाएगा? इज इट पॉसिबल? रीजन, बिकॉज टू आईसी कर्व कैन नेवर प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है? पांचवी, हाँ जी, इस आईसी कर्व को क्या कहेंगे? आईसी कर्व भी कहेंगे। तो आईसी कर्व, ये गलत डायग्राम है, कैन नेवर टच एनी ऑफ द एक्सिस। ऐसा क्यों भाई? वो किसी भी एक्सिस को क्यों टच नहीं कर सकता? बताओ मुझे। बिकॉज it is assumed that consumer always consume two commodity, है ना बेटा? Always consume two commodity। बस एक लास्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद छुट्टी, मतलब इको की। क्वेश्चन, is it compulsory that two IC curve should parallel to each other? हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये डायग्राम बनाया, ये वाला, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? और नीचे वाला? आंसर है नो। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दो आईसी कर्व हमेशा पैरेलल होंगे। क्या? अब ऐसे हमने उसमें भी पढ़ा था ना, एसी और एबीसी पैरेलल नहीं है, बट वो फिर भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ऐड में। हाँ जी, कॉस्ट वाले पे तू था नहीं था तू तो शुरू से आया तो पहले दिन से ही। अभी मेरी वैसे कॉस्ट वाली क्लास छूट रही है, मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा तब आ जाएगा। ठीक है? तो आज इको में चलो इतना करते हैं, कल मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म कर दूंगा, फिर मैं 2-3 दिन केवल क्वेश्चन कराऊंगा 200-250 जितना पढ़ाया उसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तेरे हाथ में, मेरे को तो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने।